ठीक है, देखो अच्छा आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपका लास्ट टॉपिक है, देख लो सर्कुलर मोशन। मोशन इन 2D का लास्ट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ पैरामीटर समझ में आने चाहिए कि जब कोई बॉडी मोशन करे सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में, तो उस दौरान क्या चलता है, वो एंगल क्या कवर करता है, एंगल। एंगल के साथ साथ वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा होता है। तो एट द सेम टाइम वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, राइट। इसीलिए सर्कुलर मोशन में 3-4 नए पैरामीटर्स आते हैं। एक तो पहली बात, 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो गए, एंगुलर और लीनियर। फिर इसी के सहारे आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो इसमें 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। नहीं, जहां डिस्प्लेसमेंट वहां वेलोसिटी, और जहां वेलोसिटी वहां पर एक्सेलरेशन तो बनता ही बनता है। अब लीनियर भी हो रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी आ सकता है। और तीसरा होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है भाई, और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके करस्पॉन्डिंग एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो कितने एक्सेलरेशन हो गए हमारे, 3 टाइप की, ठीक है। एंगुलर, लीनियर को लीनियर को टेंजेंशियल बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल भी बोला जाता है, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले हम इसके ना कुछ पैरामीटर समझते हैं कि आखिर कैसे काम करता है। तो देखो एक बात समझो, पहले सबसे पहला होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गाइस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम थीटा से लिखते हैं। आप सोचोगे दिस इज अ सर्कल और ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पार्टिकल ए से चला या बॉडी बी तक गया, थीटा चला, तो आप देखो दिस इज व्हाट रेडियस। तो थीटा क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, दूसरा पैरामीटर होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो और एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो। जब आप वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाते हैं तो भैया वो बन जाता है स्पीड, और इफ यू इंक्लूड डायरेक्शन तो बन जाता है वेलोसिटी। जब अगर छोटा एंगल होगा तो वेलोसिटी कंसिडरेशन लिया जाएगा, और अगर बड़ा एंगल होगा तो नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये छोटे एंगल में उसे वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी, इसको लिखते हैं हम ओमेगा। कोई पूछे आपसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे यार, dx बाय dt। और दूसरा एक और होता था बच्चों, v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। दिस इज फॉर एवरेज यानी बिगर चेंज, और ये वाला किसके लिए, छोटे चेंज के लिए। सेम यहां पे भी 2 कैटेगरी बनेंगी आपकी। एक बनेगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वो होता है आपका ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1। आप लोगों ने मेरे साथ वो पढ़ा था ऑलरेडी, एवरेज वेलोसिटी काइनेमेटिक्स 1D में, तो वहां पे मैंने इसके ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे। ऐसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी ले लूंगा मैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया है इसकी यूनिट क्या होने वाली है बच्चों। एंगल क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। अच्छा, दूसरा बनेगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी गाइस, है ना। सो विच इज ऑल्सो ओमेगा। तो ओमेगा यहां पे इंस्टेंट INST लिख लीजिए चाहे तो आप, नीचे का दिख रहा है तुम लोग को। तो ये होता है बच्चों क्या, डी थीटा बाय डी टी। अच्छा, मैं लिमिट नहीं दिखा रहा हूं, लिमिट वाला होता है, उससे फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी एवरेज के सबसे छोटे पार्ट को लिमिट लगा दो तो वो बन जाता है इंस्टेंट छोटा, और इंस्टेंट चेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन गाइस, ठीक है। इतना लिख लो, दोनों की यूनिट सेम होने वाली है। और नहीं, एक एग्जांपल भी लेते हैं, लगे हाथ। एग्जांपल है आपका, मान लीजिए आपको दे रखा थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, बोला है फाइंड 2 चीज पूछी है आपसे। एक तो पूछा है आपसे ओमेगा एवरेज
और आपसे पूछा है ओमेगा इंस्टेंट। अच्छा, इसके लिए 2 टाइम होने चाहिए हमारे पास, है ना। तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा हटा के यहां लिखना पड़ेगा। तो पहला लिखो ओमेगा एवरेज, कहां से कहां तक, t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। चलिए, और दूसरा आप लिखेंगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओमेगा लिखना भाई थोड़ा कर बना के, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो फटाफट निकालो, फिर बताना मुझे आंसर। चलो जल्दी करो। देखो, अच्छा इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे तरफ। देखो ध्यान से, अर्जुन देखो यहाँ पे, आप जब एवरेज निकालने बैठते हैं, सुनिए जरा। अर्जुन देखो, यस सर। यहाँ पे जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, पहले ये समझो। एवरेज का फॉर्मूला है θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। अब पॉइंट क्या है, θ2 निकालो पहले। व्हेन यू फाइंड θ2 तो टाइम की वैल्यू कितने डालोगे उसके अंदर, 2 सेकेंड। तो यहां पे डालो 3 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 प्लस कितना 4। तो आप देखें जरा, 4 3 से 12, 12 प्लस 2 14 और 4 18। फिर θ1 निकाल लो, t इक्वल टू कितना डालेंगे उसके लिए आप 1। सो व्हेन यू पुट t इक्वल टू 1 तो सीधे सीधे लिखता हूं ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, सॉरी कितना प्लस 1 प्लस 4। तो 4 प्लस 3 7 और ये 8 हो गया। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 और नीचे जाएगा 2 माइनस 1, यानी 10 रेडियन पर सेकेंड भाई। ठीक है, आसान है। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट को डिफरेंशिएट करना है सिर्फ। ओमेगा इंस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, डी थीटा बाय dt करना पड़ेगा, डी थीटा बाय dt। तो जरा गौर से देखो, डी थीटा बाय dt पे डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा 60, अगले वाले का 1 प्लस 0। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 4 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7 रेडियन पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर वेलोसिटी के दोनों केस समझा दिए मैंने, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, होप इट इज क्लियर। फटाक से छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पैरामीटर है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। थर्ड है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। और वैसे भी एक बात सोचो खुद से कि सर जब डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर तो वेलोसिटी है एंगुलर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होने वाली है हमारी, एक एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, सो दैट इज व्हाट अल्फा एवरेज। मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सब कुछ मैग्नीट्यूड में चल रहा है इसलिए डायरेक्टर नहीं लगा रहा मैं। फिर दूसरा है इंस्टेंटेनियस, सेम कहानी। और ये लिखेंगे अल्फा इंस्टेंट डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ऐसा। और देखो आपने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट कर लेना सेम चीज, बता नहीं रहा, उसी में एंगुलर निकाल लेना। ओमेगा निकाल चुके हैं आप उसमें, उसी को ओमेगा को एक बार इस तरह कर लेना सॉल्व, एक बार डिफरेंशिएट वन कर लेना। ठीक, आगे जब एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो बताऊंगा। और फिलहाल हम टॉपिक खींच लेते हैं। अच्छा, आपको याद है मैंने थोड़ा सा ऐसे पीछे बताया था काइनेमेटिक्स 1D में कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट मानेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मानेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। और अगर रिवर्स में चले तो इंटीग्रेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट। यही बात अगर एंगल में चला जाए तो, अगर यही बात अगर आप एंगल की तरफ लेके जाएं तो उसमें क्या होगा, सर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा,
है ना, डी बाई डी टी ओमेगा, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा। सेम कहानी अगर अल्फा दिया हुआ है तो इंटीग्रेट कर लो तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा दिया है तो इंटीग्रेट कर लो तो थीटा आ जाएगा। तो दोनों ही कन्वेंशन एक जैसे चले, मतलब दोनों में एनालॉजी है, ऑब्वियस सी बात है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना लिखो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने पहले बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट बताया एंगुलर, फिर आपको वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन। अब लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड में क्या रिलेशन है, तो आप लिखिए जरा। फोर्थ पैरामीटर है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है तो आपको पता है यार, आप खुद सोचो, ए से चला बी की तरफ, एंगल चला कि नहीं चला, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है इसका, ये वाला, या डिस्टेंस कह लो आप, राइट। तो आपको पता है कि सर हमने देखा कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और इस लेंथ को मैं क्या एस लिख लूं, फिलहाल मैं एस लिख लेता हूं इसको। तो कैन वी राइट एस इज इक्वल टू आर थीटा गाइस। ये लीनियर वो मतलब डिस्टेंस एंगुलर, इसको कहते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा आर कांस्टेंट है और डी थीटा बाई डी टी। आर कांस्टेंट क्यों है, आप खुद देख सकते हो कि आर कांस्टेंट है हमारे पास। क्या है, आर कांस्टेंट है हमारे पास। बेटा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड, और ये आर एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा गाइस। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर स्पीड, और ये क्या हो गया आपका एंगुलर स्पीड। हम लोग अभी मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, बट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर ये बन जाएगा अब आपकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये बन जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, और बाकी रेडियस है एंगुलर वेलोसिटी। छोटे एंगल के लिए काम करता है वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट। मतलब अगर छोटा केस ले रहे हैं, स्मॉल एंगल ले रहे हैं, तो वेक्टर की तरह काम कर पाता है कि वेक्टर ऑफ एडिशन तभी फॉलो होते हैं, बड़े चेंज के लिए नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्पीड लिखा है, स्पीड है ना, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिखा है। और डायरेक्शन कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे करके। अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ ओमेगा आएगा, और ऐसे घुमा रहे हैं तो ओमेगा अंदर की तरफ आएगा। एंगल भी इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो अगर हमको पता चल चुका है सर v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो देखो v लीनियर स्पीड और ये एंगुलर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट मार दो, मतलब चेंज कर दो। अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, बात तो सही है। सर्कुलर ट्रैक में एक बात बताओ, चलते समय दो तरीके से चलता है इंसान। एक इंसान होता है बड़े प्यार से चला रहा है, ऐसे 10, 15, 20, 25, 30, 40। एक बंदा 0, 10, 35, 45, 80, 120। समझ रहे हो, वो देखा होगा तुम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस में ड्रिफ्ट मारते हुए, टोक्यो 1, 2 में, टोक्यो, हाँ बहुत मस्त थी वो। तो उसमें वो कितने तेज चलाते हैं, है कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड अ व्हाट, मतलब आप वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम, तो भाई ये क्या हो जाएगा dv बाय dt और r d ओमेगा बाय dt। भाई ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, इसको हम at लिख लेते हैं, और लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। r कांस्टेंट था और d ओमेगा बाय dt क्या होता है अल्फा। तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गाइस, और ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इतनी बातें क्लियर है आपको, लगभग मैंने सारे पैरामीटर बता दिए।
इसके बाद एक और है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना बाकी रह गया मेरे को, ठीक है। तो फटाफट छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, छापते रहिए। माय मिस्टेक। देखो अच्छा, सर्कुलर मोशन में लास्ट पैरामीटर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आपके स्कूल में इसकी डेरिवेशन आ सकती है और इसकी डेरिवेशन करानी भी बहुत कंपलसरी है मेरे लिए। क्यों? मेंस में एक बार इसका डेरिवेशन की लास्ट इक्वेशन आई है, और जब तक किसी को डेरिवेशन नहीं पता होगी ना तो वो उसका टिक ही नहीं कर सकता। और बहुत आसान था, 2 साल या पिछले साल की बात है, सीधे सीधे 4 ऑप्शन थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। निकाला नहीं था, 4 ऑप्शन थे, वो भी वेक्टर फॉर्म में, बस आपको टिक करना था। और सारी की सारी चीज लगभग सेम थी, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर था, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करते हैं। नंबर कौन सा था ये बता, नंबर बताओ कौन सा था। तो लिखो जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, AC बोलते हैं, और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज AR। AC मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड AR मींस रेडियल एक्सेलरेशन, सेम चीज है, राइट। अब ध्यान सुनिए क्या है कहानी, समझते हैं जरा। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती होती है, समझो एक पत्थर को ना ऐसे गोल गोल बांधो, पत्थर को रस्सी से बांधो और गोल गोल घुमाओ ऐसे करके, जहां रस्सी टूटती है पत्थर कहां जाता है, यानी हर पॉइंट पे पत्थर जाना चाहता है टेंजेंशियली। क्या जाना चाहता है? टेंजेंशियली, राइट। लेकिन वो बेचारा कर क्या पा रहा है? गोल घूम पा रहा है, क्योंकि रस्सी में क्या आ रही है? टेंशन। रस्सी में क्या आती है? टेंशन, है ना। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ध्यान सुना क्या कहानी है। जैसे मान लो, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं पहले, कि भाई एक बात समझो, रस्सी में जब आप ऐसे घुमाते हैं, रस्सी में पत्थर बांध घुमाते तो अंदर लगता है टेंशन। कौन लगता है? टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, ये बॉडी को सर्कल में बनाए रखता है। भाई अगर रस्सी में टेंशन नहीं हुई, रस्सी टाइट नहीं हुई, तो पत्थर घूमेगा क्या? नहीं। यानी कोई भी चीज सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए होता है? अपने आप नहीं आता, ये कोई ना कोई वजह होती है। और इसी तरह देखो कि सन के पास सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। अब यहां तो कोई रस्सी बंधी नहीं है, फिर भी गोल घूम रहे हैं। क्यों भाई? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी नहीं, अगर ग्रेविटी से होता तो सारी बॉडी ऐसे थोड़ी गिरती हमारे ऊपर, फिर तो वो तो यूं घूम रही होती। एप्पल फेंका, वो यूं चक्कर काट के आएगा, अरे भाई कब मिलेगा मेरा एप्पल मेरे को वापस? नहीं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन है, यानी कोई भी बॉडी सर्कल में घूमेगी तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन वो फोर्स अपने आप नहीं आता है। इसी तरह अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अरे सर अभी शुरू हुई है, बस अभी हम प्रो नहीं हुए हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल घूमता है। कौन घुमा रहा है इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टार्टिंग में बताया था मैंने शायद कभी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोल घुमा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स गोल घुमा रहा है, यहाँ पे टेंशन गोल घुमा रहा है। तो इन सभी में कोई ना कोई वजह है जो और गोल घुमाने की कोशिश कर रही है। समझ में आई बात? तो वो फोर्स से क्रिएट होता है एक एक्सेलरेशन, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये गाड़ी यहाँ जा रही थी इस सर्कुलर ट्रैक में, मान लो एक कर्व है ये, ओ मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी, ठीक। अब ये ऐसे जा रही थी और ये चला रहा है अर्जुन बेटा तेरी गाड़ी, नई गाड़ी लिख दो, अर्जुन लिख देता हूँ, ए फॉर अर्जुन, है ना। पहिए थोड़ी निकल रहे हैं, और यार डेंजर है, डेंजर। अब ये ऐसे घुसा एकदम। अब सोचो स्पीड इधर है, अगर इसने कहा मैं स्टीयरिंग नहीं घुमाने वाला, मैं तो यूं ही जाऊंगा, तो ये कहां जाने वाला है ना। इसका मतलब इसको हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। क्या काम करता है? फ्रिक्शन। किसी भी कर्व में जब आप घुसते हैं तो टायर पीछे भागना चाहते हैं, ये मान लो यूटर्न है, अब गाड़ी घुसी, अब गाड़ी के टायर पीछे भागते हैं, तो फ्रिक्शन का लगता है अंदर, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स देता है।
समझ में आई बात। और अगर मान लो एकदम चिकना होता हूं, मान लो किसी ने पानी गिरा रखा है, तो भैया गाड़ी पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, राइट। इसी तरह जब ये अंदर घुसेगा तो जैसे हल्का सा स्टीयरिंग चेंज करेगा वो, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गए काम से, तो अंदर की तरफ लगा फोर्स, समझ रहे हो, ऐसे करके। फिर मेरी गाड़ी, सॉरी अर्जुन की गाड़ी, अर्जुन तेरी गाड़ी, अब तो देख रहे हो कितनी तेज चला रहा है, टायर रोड को तो छू ही नहीं रहा है, हवा में चल रही गाड़ी, देखो टायर कहाँ है, ये वाव पार हो गया, जिंदा निकल के आ गया। बट कमाल गाड़ी चलाता है, पहले देख रहे हो हवा में चल रही गाड़ी। तो मैंने कहा कि जब भी कोई चीज ऐसे घूमती है ना भाई, ऐसे घूमती है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, और अंदर की तरफ उसकी वजह से क्या लगता है, एक्सीलरेशन लगता है, समझ रहे हो। ये V1 V2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये V3 हो सकता है, यहाँ पे V4 हो सकता है। तो अंदर की तरफ लग रहा है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यही हमको निकालना है भाई। So this is what a centripetal force is responsible to keep a body in a circular track, and corresponding to that acceleration produces, that is called centripetal acceleration। इतनी बात क्लियर है सबको, बताओ भाई, फटाफट छाप लो इसको, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से कंटिन्यूएशन चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखो। अब हमने क्या करना है, ध्यान सुनो, ये डायग्राम हटा के मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं, उसमें हमको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो पहले आप क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या निकालेंगे गाइस, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट मारने पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट मारने पे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जरा गौर से देखेंगे आप लोग, क्या देखिए, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज व्हाट वाई। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर एक पार्टिकल यहां से यहां चला गया, यहां पे है ना, तो मुझे एक बात बताइए, ये थीटा है, ये आर है, ये ओ है, इस आर की डायरेक्शन किधर होने वाली है, ऊपर की तरफ। और अगर आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट बना दें यहां पर बेटा, और यहाँ पे वाई बना दें, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, राइट। तो यहां पे क्या होने वाला है, आर कॉस थीटा, समझ रहे हो, ये आर है, और ये क्या होने वाला है, आर साइन थीटा। बोलो बात सही है अच्छा ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर क्या सर, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा, बोलो जे कैप। इतनी बात क्लियर है। दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ रेडियस, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ रेडियस। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट, इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम गाइस, है ना। तो डी आर, सुनो ध्यान से मेरी बात, वेक्टर का डिफरेंशिएशन हो जाता है, वेक्टर साइन ऐसे चलते रहता है। एक सेकंड यहां सुनेंगे, एक सेकंड सारे के सारे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टाइम, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू टी। सो कैन आई चेंज दिस इक्वेशन इनटू दिस वन। चलो रुको, मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, थोड़ा कॉन्टिन्यूएशन में समझ में आएगा आपको। क्योंकि एक बात बताओ, मैं यहाँ पे चेंज देखना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हमारे इक्वेशन में टाइम है? अरे क्या टाइम है? नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा अब आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। गाइस क्लियर है मेरी बात? अब डिफरेंशिएट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन with respect to what, time. So tell me one thing, dr by dt, r को कांस्टेंट कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है बच्चे, बोलेंगे आप? अरे यार मैंने पहले पढ़ाया था, d बाय डी टी साइन ओमेगा टी, dt और j कैप साथ में चलने देना, उसे छेड़ना मत। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलते मतलब याद करो d बाय डी टी। अरे d बाय डी टी साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। और मैंने चेन रूल पढ़ाया था कभी जीवन में, साइन ओमेगा t है तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा cos ओमेगा t। भैया जिसके t के साथ जो भी वेरिएबल है ना आपका, वो आगे चला जाता है मल्टीप्लीकेशन में, समझे क्या?
और डी बाय डी टी अगर हम लिखते हैं कॉस ओमेगा टी, तो आपका डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी। इतना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप रट लो, डिफरेंशिएशन में टाइम के साथ क्या है ओमेगा, वेरिएबल क्या है टाइम, ओमेगा क्या है कांस्टेंट है फिलहाल। तो बेटा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है आर, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है आपका माइनस ओमेगा, बोलो साइन ओमेगा टी, अरे बोलो, और यहाँ पे क्या होने वाला है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या चल रहा है हमारा जे कैप, जे कैप। तो गौर से देखें जरा, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। आपको एक बात बता दूं, स्कूल में इस तरीके से नहीं कराते हैं डिफरेंशिएशन वाला तरीका, वो कराते हैं ऐसा लग रहा है में वेक्टर का कुछ एजम्पशन लेके, वो मैं भी करा सकता हूं बट फिलहाल करा नहीं रहा उसको। ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, आप देख रहे हैं इसमें ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है, बट हमें फाइनली क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट मानना पड़ेगा इसको, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गई हमारी, ये रेडियस वेक्टर हो गया हमारा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 with respect to what, with respect to time। फिर से सुनना जरा गौर से, dv by dt is equal to, now tell me one thing guys, सीधे लिख दूं मैं, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है यहाँ पर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा पहले से था, ओमेगा 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 स्क्वायर, सीधे कर दूं मैं, अरे बोलो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा, अरे टी मेहनत से चिल्लाया जा रहा हूं मैं। अब वहां देखो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ओमेगा क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, वो भी जे कैप। अब गौर से देखो, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर, और कांस्टेंट क्या दिख रहा है इसमें, सॉरी बाहर क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। सर वैसे तो कॉमन आर भी आ रहा है बट मैं आर नहीं लेना चाह रहा, उसका कुछ कारण है, बोलो, अरे बोलो, आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी, बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, गौर से देखो जरा इस इक्वेशन को देखो, क्या ये आर है, अबे क्या ये आर है, क्या ये आर है, तो देखो ए वेक्टर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, अरे 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 भाई साहब इतनी मेहनत करके यहाँ तक चले गए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिख दूं या यहाँ लिख दूं, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, बगल में लिख देता हूँ। देखो गौर से, दिस इज व्हाट आर वेक्टर, क्या ये, तो कैन आई से ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आर वेक्टर, और ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी ये हमारा आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या आ गया ये एसी इन वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान सुनना मेरी बात, एक सेकंड रुक जाइए, आर की डायरेक्शन कहां जा रही है बाहर की तरफ, और सेंट्रीपिटल कहां लगता है अंदर की तरफ, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है इनवर्ड, नेगेटिव वेक्टर, कैसा नेगेटिव वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है गाइस, इसलिए नेगेटिव ये शो कर रहा है। अगर आप मॉड ले ले दोनों तरफ, अगर आप मॉड ले ले ऐसे करके, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो, एसी आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, समझ आई बात। अच्छा, और दूसरी बात क्या, जगह ही नहीं बची कहीं पे भी, नहीं एक स्क्रीनशॉट ले रहा, सुनो जरा, अरे v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ताजा, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें चेंज करें तो बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। कहने का मतलब अगर मैं ओमेगा की जगह पर ओमेगा की जगह वी बाय आर लिख दूं तो ये बन गया, मतलब ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, समझ में आई बात, बोलो भाई। और बच्चों एक बात बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय टाइम,
अरे एक चक्कर में थीटा कितना होगा सर्कल में? 360, यानी 2 पाई बोल दें, 2 पाई बाय कैपिटल टी बोल दें, और 1 बाय टी क्या होता है? 1 बाय टी होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया रिलेशन, ये है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया। अगर व्हेन यू राइट विद फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब एक मिनट में कितने चक्कर काटे। मेरी बात सुनना गौर से। मैंने बोला कि यार एक पार्टिकल ने ना एक मिनट में 120 चक्कर काट रहा है। कितना? तो जो चक्कर काटे हैं उसने एक सेकंड में कितने चक्कर काटे? 120 चक्कर काटे हैं उसने 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट। तो एक सेकंड में कितने काटे? अरे 2 काटे ना। 120 चक्कर काटे हैं एक मिनट में। एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक सेकंड में 2 चक्कर। एक सेकंड में 2 चक्कर, एक सेकंड में 2 चक्कर, वो है फ्रीक्वेंसी। सिर्फ क्या है वो? लेकिन कोई बोले एंगल कितना चला? एक चक्कर, एक सेकंड में कितने चक्कर है? तो कितना हो गया? 720। वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अरे आ रहा है समझ में भाई? एंगुलर स्पीड जब हम नॉर्मल लिख रहे थे पीछे, है ना, एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं इसको, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक। सो व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ ऐसे करके, मान लो अगर बोल दे कि भाई सर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 120 रेवोल्यूशन पर 60 मिनट, है ना, पर 60 मिनट, 60 मिनट नहीं 60 सेकंड। तो बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 120 बाय 60। अरे ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। क्या होती है? और इसकी यूनिट क्या होने वाली है? रेडियन पर सेकंड। अरे बोलो, फर्क है ना भाई। ये एंगल कितने टाइम में कितना एंगल, वो एक कितने चक्कर है सिर्फ, तो कितने चक्कर लग गए? बोलो 4 पाई, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये निकालना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में आपको रेडियन पर सेकंड लिखा है बगल में तो चेंज नहीं करना है आपको। फिर से सुन लो, अगर बगल में लिखा है 10 पाई रेडियन पर सेकंड तो ये ओमेगा ही है इटसेल्फ, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो चेंज करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंप्लीट हो गया है, समझे? तो बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है वैसे बता दो? ma होता है। क्या होता है? अरे भाई एक बात बताओ, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो क्या बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या बना? mv² बाय r। कहीं देखा है इसको जीवन में आपने? कब देखा था? आपने पहले चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस में किया था। मैंने बोला था ये पार्टिकल गोल घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, r से घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो बताओ ये आ गया। अरे करा था कि नहीं करा था? तो वो हमने बाय डायमेंशंस किया था, और ये हमने बाय पूरा एग्जैक्ट तरीका किया है। पेपर में बेटा ये आया था मेंस में, ये इक्वेशन आई थी पूरी की पूरी। दिस इज व्हाट जेई मेंस। जेई मेंस में आपको एज इट इज, सुन रहे हो तुम लोग, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। 4 ऑप्शन मेंस के पेपर में दिए हुए थे, आपको प्लस माइनस का अंतर दे रखा था बस। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है किसी को तो आंसर धड़ से टिक कर सकता था, या फिर ये दे देते हैं ऐसे कैसे कुछ ना कुछ। समझ में आई बात? या कभी कभी ये भी दे सकते हैं आप। क्लियर है? वेलोसिटी वेक्टर इन अ सर्कुलर पाथ, एक्सेलरेशन वेक्टर इन अ सर्कुलर पाथ, पोजीशन वेक्टर इन अ सर्कुलर पाथ। गॉट इट? तो मैंने लगभग सारे पैरामीटर कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन में। अरे बोलो हाँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो नहीं आया फिर कुछ नहीं। ठीक है, डन फॉर टुडे। वैसे फोटो खींच लेगा बढ़िया एकदम